मुगलों के बारे में ताजमहल, उनके आलीशान दरबार, ये सब तो हम जानते ही हैं। पर क्या कभी सोचा है कि उनसे भी पहले एक ऐसा साम्राज्य था जिसने पूरे 320 साल भारत पर हुकूमत की? जी हां, एक ऐसा साम्राज्य जिसने इस देश की तकदीर ही बदल दी, नई नई तकनीकें लेकर आया और इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। आज हम उसी भूली हुई कहानी के पन्ने पलटेंगे। तो सवाल यह है कि मुगलों से पहले 300 साल तक भारत पर किस साम्राज्य ने राज किया। यही सवाल आज हमारी पूरी पड़ताल का केंद्र है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, एक ऐसी जबरदस्त ताकत जिसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पर अफसोस, मुगलों की चकाचौंध में अक्सर इसकी कहानी कहीं गुम हो जाती है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले देखेंगे मुगलों से पहले का दौर कैसा था, फिर कैसे इस साम्राज्य को गढ़ा गया। इसके बाद बात होगी सल्तनत के सुनहरे दौर की, जब वो अपने शिखर पर थी। फिर देखेंगे एक दूरदर्शी सुल्तान का पतन और आखिर में साम्राज्य की वो अंतिम लड़ाई जिसने सब कुछ बदल दिया। तो पहला पड़ाव, मुगलों से पहले, यानी वो आक्रमण जिन्होंने भारत को बदल दिया। देखिए, दिल्ली सल्तनत कोई रातों रात खड़ी नहीं हो गई थी। इसकी जड़ें उन हमलों में थीं जिन्होंने भारत के पुराने निजाम को पूरी तरह से हिला दिया और एक नई शक्ति के लिए रास्ता साफ कर दिया। और ये कहानी शुरू होती है मोहम्मद गौरी से। 12वीं सदी के आखिरी में जब उसने तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी। ये असल में भारत में एक नए शासन की बुनियाद थी। कह सकते हैं कि सल्तनत का बीज यहीं बोया गया था। अब दूसरा पड़ाव, एक साम्राज्य का निर्माण, लुटेरे से शासक तक का सफर। देखिए, किसी इलाके को जीत लेना एक बात है और उसे एक स्थायी साम्राज्य में बदलना वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि गोरी के वारिसों ने ये कमाल कैसे किया। एक बात साफ कर लें, दिल्ली सल्तनत किसी एक खानदान की कहानी नहीं है। ये असल में 320 सालों में 5 अलग अलग राजवंशों का एक सिलसिला था। शुरुआत हुई गुलाम या मामलूक वंश से, फिर आए खिलजी, उनके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोधी वंश। हर एक ने अपनी अलग छाप छोड़ी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस विशाल साम्राज्य की शुरुआत किसी शहजादे ने नहीं, बल्कि एक गुलाम ने की थी। जी हां, मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी ने 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी और इस तरह दिल्ली सल्तनत का जन्म हुआ। अब शुरू के सुल्तानों ने राज करने का एक बड़ा अनोखा तरीका निकाला। सुल्तान इल्तुतमिश ने एक गुट बनाया जिसे कहते थे तुर्कान चहलगानी, यानी 40 का गुट। ये थे कौन? ये 40 सबसे ताकतवर तुर्की गुलाम अधिकारी थे जो सल्तनत को चलाने में सुल्तान की मदद करते थे। पर यही 40 लोग सुल्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकते थे। वैसे तो सल्तनत की शुरुआत ऐबक ने की, पर इल्तुतमिश को इसका असली संस्थापक माना जाता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि असली ढांचा उसी ने खड़ा किया। राजधानी को लाहौर से दिल्ली वही लाया। पहली बार स्टैंडर्ड सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल उसी ने चलाए। इक्ता सिस्टम यानी सैन्य अधिकारियों को जमीन देने की प्रथा उसी ने शुरू की। और सबसे बड़ी बात, उसने चंगेज खान जैसे खतरनाक दुश्मन को भारत से दूर रखकर एक बहुत बड़ी तबाही टाल दी। तीसरा पड़ाव, सल्तनत अपने शिखर पर। और यहां कहानी में एंट्री होती है अलाउद्दीन खिलजी की, जिसकी क्रूर प्रतिभा ने सल्तनत को बुलंदियों पर पहुंचाया। देखिए, हर साम्राज्य का एक सुनहरा दौर आता है और दिल्ली सल्तनत के लिए वो दौर था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का एक मशहूर कौल है, राजशाही कोई रिश्तेदारी नहीं जानती। ये एक लाइन उसकी पूरी शख्सियत को बयां कर देती है। उसके लिए सत्ता ही सब कुछ थी, रिश्ते नाते कुछ नहीं। सोचिए, उसने गद्दी पाने के लिए अपने ही चाचा और ससुर का कत्ल कर दिया था। और खिलजी सिर्फ क्रूर ही नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी शासक भी था। उसने एक ऐसी आर्थिक क्रांति की जो किसी ने सोची नहीं थी। उसे एक बहुत बड़ी फौज रखती थी, लेकिन कम पैसों में। तो उसने क्या किया? पूरे बाजार पे कंट्रोल कर लिया। अनाज, कपड़े, घोड़े, गुलाम, हर चीज की कीमत तय कर दी। बिचौलियों को हटाकर सीधे किसानों से टैक्स वसूलना शुरू किया। और ये सब सिर्फ एक मकसद के लिए, अपनी फौजी ताकत को बढ़ाना। और उस फौजी ताकत की सख्त जरूरत भी थी, क्योंकि खिलजी का सामना था उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर मंगोलों से। और उसने मंगोलों को एक नहीं, कई बार हराया। कैसे? उसने एक विशाल परमानेंट आर्मी बनाई। वो पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को कैश में सैलरी दी।
उसने घोड़ों पर दाग लगाने का सिस्टम शुरू किया ताकि कोई धोखा ना हो, और चेहरा यानी हर सैनिक का पूरा रिकॉर्ड रखा। उसने सल्तनत को मंगोलों के खिलाफ एक ऐसा मजबूत किला बना दिया था जिसे तोड़ना नामुमकिन था। चौथा पड़ाव, एक दूरदर्शी का पतन। और यहां कहानी में आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी शानदार नाकामियों ने सल्तनत की नींव हिला दी। कहते हैं ना, शिखर पर पहुंचने के बाद अक्सर ढलान शुरू होती है। सल्तनत के लिए ये ढलान एक ऐसे सुल्तान के साथ शुरू हुई जो शायद अपने वक्त से बहुत आगे की सोचता था। एक ऐसा जीनियस जिसकी योजनाएं तो लाजवाब थीं, पर नतीजे उतने ही विनाशकारी। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक है। वो एक पढ़ा लिखा विद्वान था, एक फिलॉसफर था, एक विजनरी था। लेकिन उसे सबसे बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बड़े बड़े शानदार आइडियाज जब हकीकत से टकराए तो बुरी तरह फेल हो गए। उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। अब कागज पर यह प्लान एकदम सही था। दौलताबाद बीच में था तो पूरे दक्षिण भारत पर कंट्रोल रखना आसान हो जाता। मगर असलियत में ये एक तबाही साबित हुआ। उसने दिल्ली की पूरी आबादी को सैकड़ों मील पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी और आखिर में उसे हार मानकर राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। उसका दूसरा बड़ा एक्सपेरिमेंट था टोकन करेंसी, यानी सांकेतिक मुद्रा। ये भी एक कमाल का आइडिया था। चांदी की कमी थी तो उसने कहा कि तांबे के सिक्के चलाओ जिनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर होगी। लेकिन वो एक चीज भूल गया, जालसाजी को रोकना। नतीजा, हर घर सिक्के बनाने की टकसाल बन गया। बाजार नकली सिक्कों से भर गया और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आखिर में उसे शाही खजाने से सारे असली नकली सिक्के वापस खरीदने पड़े और सल्तनत लगभग दिवालिया हो गई। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, साम्राज्य की अंतिम लड़ाई। जब तोपें दरवाजे पर आ गईं, तुगलक के इन नाकाम तजुर्बों ने सल्तनत की कमर तोड़कर रख दी थी। अंदरूनी बगावतें और कमजोर होती ताकत, ये सब साम्राज्य के आखिरी अध्याय की पटकथा लिख रहे थे। और इसका अंत होना था एक नई और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड शक्ति के हाथों। तुगलक के बाद सैयद और फिर लोधी वंश का राज आया, लेकिन वो सल्तनत की खोई हुई शान वापस नहीं ला सके। साम्राज्य लगातार सिकुड़ रहा था और दिल्ली का सुल्तान अब नाम का ही सुल्तान रह गया था। और फिर एंट्री होती है बाबर की। साल 1526, जगह पानीपत का मैदान। एक तरफ दिल्ली का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी अपनी विशाल सेना के साथ, हाथी, हजारों घुड़सवार, और दूसरी तरफ बाबर की छोटी लेकिन डिसिप्लिन्ड फौज। पर बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जो भारत में पहले किसी ने नहीं देखी थी, तोपें। सन 1526 भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। बाबर की तोपों की गगनभेदी आवाज के आगे लोधी की वो विशाल सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इब्राहिम लोधी जंग के मैदान में ही मारा गया और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का 320 साल लंबा सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये भारत में एक नए युग की मुगल साम्राज्य की सुबह थी। तो इस पूरी कहानी से टेकअवे क्या है? यही कि दिल्ली सल्तनत सिर्फ मुगलों के आने से पहले का एक खाली पन्ना नहीं थी। ये अपने आप में एक डायनामिक, एक इनोवेटिव और एक बहुत ही मजबूत साम्राज्य था। इसने एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और मिलिट्री की वो बुनियाद रखी जिसे बाद में मुगलों ने भी अपनाया और आगे बढ़ाया। सच तो यह है कि इसने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और आखिर में एक सवाल, बस जरा सोचिए, अगर मोहम्मद बिन तुगलक की वो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स जैसे दौलताबाद को राजधानी बनाना या टोकन करेंसी, अगर वो कामयाब हो जाते तो क्या सल्तनत कभी इतनी कमजोर होती? क्या बाबर कभी जीत पाता? और हमारा आज का भारत कितना अलग होता?